और जी आपका बचपन के बारे में कुछ बताएं और अपनी लेखन के बारे में कब कैसे शुरू हुआ, इसकी थोड़ी सी जी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी। निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि एक विज्ञान का विद्यार्थी कैसे आर्ट के फॉर्मेट से जुड़ता है और कैसे इन विधाओं पर अपना काम शुरू करता है। ये एक स्वाभाविक जी। प्रश्न है। तो मेरा ऐसा मानना था कि मेरे घर का वातावरण बहुत कलात्मक था। मेरे पिता श्री भगवती लाल जी शर्मा वो जी। पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो किताबों का हमारे यहाँ पर बहुत आना रहा। अच्छा। और उसके बाद में मेरे बिल्कुल। एक बड़े ब्रदर जो थे, जो हैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, वो जी। जी। हिंदी साहित्य से बहुत मतलब ऐसा उनका जुड़ाव था कि, और मैं उनके बहुत निकट था, इसलिए मैं उनके साहित्य में उनके साथ में जुड़ा रहता था। और वो चूंकि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे और हिंदी के बाद में वो प्राध्यापक भी हुए, फिर महाविद्यालय से वो रिटायर हुए प्राचार्य के पद से। लेकिन उन्होंने वो बहुत अच्छे कविता करते थे, वो बहुत अच्छे साहित्यकार और समीक्षक जी। रहे। तो उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और वो मैं तो एक्चुअली आर्ट ही पढ़ना चाहता था। अच्छा। लेकिन अच्छा। लेकिन बस सबने कहा कि आर्ट हमारे यहाँ पर बहुत घर में सबने पढ़ा है, तो तुम साइंस पढ़ लो। तो मैं इस दिशा के अंदर आ गया। लेकिन मेरे घर का वातावरण जो है वो कलात्मक था, इस वजह से मैं कला से जुड़ा। हाँ और हाँ, तो ये बात तो वो है कि परिवार का असर पड़ता ही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और रमाकांत जी चूंकि वो कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा लेखन कर रहे थे और वो जुड़े हुए थे, तो मैं उस समय के सब बड़े कवियों से संपर्क में रहा। मैंने उन साहित्यकारों को हम्म। सबको पढ़ा, जैसे जैसे नागार्जुन जी हों, चाहे प्रेमचंद जी हों, चाहे हम्म। वो उस काल खंड के जितने कवि थे। और मेरे ब्रदर को साहित्य से जुड़े होने की वजह से वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, उनके पास में अन्य साहित्य बहुल मात्रा में था। तो मुझे बिल्कुल। पढ़ने का बहुत अवसर मिला। तो ये मेरे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट रहा है इसका। जी जी, तो कहीं ना कहीं बचपन में ही आपके साहित्यकार का एक बीज पड़ चुका था। बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, आप न केवल एक साहित्यकार है, बल्कि मतलब साहित्यकार के अलावा, साहित्यकार मतलब हम ज्यादातर समझते हैं कि लेखन से ही संबंधित होते, लेकिन आप एक समीक्षक के रूप में भी आप बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो समीक्षक के रूप में आपके अनुभव की थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बात करना जरूर चाहूंगा। वैसे जी। तो समीक्षक सबसे पहले साहित्यकार ही होता है। ये जितने समीक्षक हुए हैं पहले साहित्यकार हुए हैं, बाद में समीक्षक हुए, जी। ऐसा मेरा मानना है। और अधिकतर समीक्षक पहले साहित्यकार रहे हैं। हम्म। और अब मैं तो, मेरे पास में समीक्षा की एक अलग दृष्टि होने का मैं दावा नहीं करता। हम्म। लेकिन ये बात जरूर है कि क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं, जी। लेकिन एक पाठक की दृष्टि से उस पुस्तक को पढ़ करके एक पाठक क्या सोचता है, हम्म। उस दृष्टि से मैं उस किताब पर बात जरूर कर लेता हूँ। और ये एक इत्तेफाक है कि मेरी कहीं भी बात जो है वो लोगों को पसंद आ जाती है। ये एक इत्तेफाक है। अच्छा। लेकिन मैं किताब को विश्लेषित करता हूँ अपने तरीके से। हम्म। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समीक्षा करते समय आप उस पुस्तक के साथ में एक ऐसी दृष्टि से पढ़ें जिस दृष्टि से लेखक ने लिखा है। सही। ऐसा नहीं है कि लेखक किसी और दृष्टिकोण का व्यक्ति है और आप समीक्षक किसी और दृष्टिकोण के हैं, तो आप उस पुस्तक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसा जैसा कि आप जी। देखिए कि कई लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो सौंदर्य और शिल्प पर बहुत विश्वास करते हैं, और अगर उनको कविता में, कहानी में, लेखन में शिल्प नहीं दिखता तो उनकी हम्म। दृष्टि से वो पुस्तक बेकार साबित होती है। वो ये कहते सही। हैं क्या है, स्थूल राइटर है, एक हम्म। स्थूल रचनाकार है। हम्म। लेकिन जो दूसरे रचनाकार हैं, जो जो समीक्षा की दृष्टिकोण दूसरा रखते हैं, जो हम्म। सार्थक साहित्य को साहित्य मानते हैं, हम्म। जैसे वो साहित्यकार जिनके लिए शिल्प महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए कथ्य महत्वपूर्ण है,
तो वो उस रचनाकार में से शिल्प की जगह उसके कहे हुए कथ्य के आधार पर उनकी रचना को श्रेष्ठ बताते हुए उस पुस्तक को श्रेष्ठ घोषित कर देंगे। तो आप बताइए, समीक्षक के सामने वो दृष्टिकोण रहता है कि, लेकिन एक समीक्षक उसमें से वो बात निकालता है जो बात शायद एक साधारण पाठक न समझ पाए, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अर्थ लेखक भी नहीं निकालता है जो उसने लिखते समय सोचा हो, उसके इतने अर्थ समीक्षक दे देते हैं। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए, और समीक्षक के लिए डॉक्टर नामवर सिंह एक जगह कहते हैं कि ये एक खेत से झाड़ झंखाड़ को हटाना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर उसके चारों तरफ की खरपतवार हटा दी जाए तो पौधा अच्छा पनपता है। लगभग वैसा ही काम समीक्षक का है। तो इसका मतलब समीक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक राइटर को स्थापित करने में समीक्षक एक मील का पत्थर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बात कही है आपने इसके संबंध में। आपके अब तक जो 3 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, तो मैं आपसे एक लड़के की पर्सनल डायरी के बारे में कुछ जानना चाहूँ। ये कुछ मुझे बहुत अपील कर गया इसका शीर्षक। हाँ, कहीं वो आपकी डायरी तो नहीं? नहीं, ऐसा होता है कि लेखक के पास में परकाया प्रवेश का एक मतलब ये उसमें एक गुण होता है, तो किसी दूसरे में प्रवेश करके भी उनकी बात को लिख सकता है। आप तो खुद एक साहित्यकार हैं, आप जानती हैं कि हर कहानी लेखक की नहीं होती। कहानी के वो दूसरे पात्रों को भी उसमें इतनी ही सहजता से लिखता है जितनी सहजता से वो किसी एक पात्र को गढ़ता है। यहाँ पर मैं इस उपन्यास के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इस उपन्यास की एक विशेषता ये भी रही कि इसके प्रकाशन में मुझे जो कटु अनुभव हुए उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं आपको। अवश्य। जब ये मेरा उपन्यास आ रहा था तो एक प्रकाशक महोदय से बात हुई। मैं प्रकाशक को लेखक का सबसे बड़ा शोषक मानता हूँ। अच्छा। मेरा मानना है जी कि जो किताब की वजह से कमा करके खा रहा है जो प्रकाशक, वो ही सबसे बड़ा शोषक है लेखक का, ऐसा मेरा मानना है। जी। क्योंकि लेखक को जितनी परेशानियां एक पुस्तक को प्रकाशन के अंदर आती है, तो मेरा भी एक बहुत कटु अनुभव रहा कि मेरी किताब को मैंने लिख दिया गया और लिख करके जब एक प्रकाशक महोदय से बात हुई और उन्होंने उसको छापने के लिए एग्री कर लिया और वो किताब छपने के लिए आ गई, लेकिन उन्होंने उस किताब को उस दिन तक नहीं छाप करके मुझे दी जिस दिन तक इस किताब का लोकार्पण होना था। ओह, ये तो मतलब लोकार्पण की डेट तय और किताब मेरे हाथ में नहीं। क्योंकि इस किताब पर एक पुरस्कार की घोषणा हुई थी। अच्छा। और वो पुरस्कार जिस सीनियर सिटीजन्स के उस प्लेटफॉर्म से होना था, वो उन्होंने लोकार्पण का कार्यक्रम किताब के लिए तय कर दिया था और उन्होंने पांडुलिपि पर ही वो पुरस्कार घोषित कर दिया था। तो उनका ये मानना था कि ये पुस्तक इस डेट तक आ जानी चाहिए और मैंने प्रकाशक जी को ये बात बता दी थी कि ये पुस्तक इस दिन तक होनी है क्योंकि इसके लोकार्पण की डेट तय है। लेकिन वो मेरे पास आई नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ और दूसरे दिन कार्यक्रम और आज मेरे हाथ में किताब और मैं इतना मतलब समझ सकती हूँ आप क्या कुछ परेशानी से गुजरे होंगे। बिल्कुल। और मैंने प्रकाशक को ये फोन करके बताया कि अगर आपकी पुस्तक नहीं आई, ये मेरी पुस्तक मेरे हाथ में नहीं आई, तो मैं आप प्रकाशक महोदय का ही लोकार्पण करूंगा। मैं ये लोकार्पण उस प्रकाशक का करूंगा और मेरा सारा वक्तव्य केवल आप पर होगा। आप सोच लें। उसके बाद में उन्होंने 25 किताबों का सेट मुझे उस दिन सुबह भेजा जिस दिन शाम को ये कार्यक्रम होना था, और उस पर भी उनका कवर पेज तब तक भी छपा नहीं था। उन्होंने कलर्ड फोटोग्राफ करके और उसके कवर पेज को करके और वो उस पे लगा करके वो किसी तरीके से ला करके वो किताबें दी।
तो मैं बहुत परेशान था और मैंने तो मुझे ये लगा कि प्रकाशक एक ऐसी जो ऐसा ऐसा एक तबका है जो लेखक का बहुत शोषण करता है और नहीं, मानसिक प्रताड़ित करता है। सही ऐसा कहा, लगा। सही कहा। वो इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वह हमारी किताब फ्री में छाप रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा उसके साथ बहुत कटु अनुभव रहा। तो जी, मेरा ये जी। मानना है कि लेखकों को कुछ ऐसा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बना करके और उसमें खुद का स्वयं का प्रकाशन आरंभ कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा सजेशन दिया। ये हाँ, ज़रूरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है, बिल्कुल। और ये क्योंकि काम अब हम लोग करने वाले भी हैं। मेरी जी, अभ्युदय संस्था से बात हुई है, उसका एक प्रकाशन विभाग अलग से अभ्युदय प्रकाशन के नाम से होने वाला है। अभी हम हाँ, लोग एक अभ्युदय का एग्रीमेंट तो साइन काफ़ी करने कुछ वाले थे। प्रकाशन होता रहता है, तो ऐसी व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉफिट की प्रॉब्लम न हो, क्योंकि हमें बिल्कुल, तो बिल्कुल, प्रॉफिट चाहिए नहीं। तो मिनिमम रेट के अंदर वो किताब छपे और पब्लिक के पास तक पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं किताब पर बात करूं आपसे कि उपन्यास में क्या था, आपको जैसे जी, नाम जी, से लगा, जी। ये लगा कि एक युवा कैसे सोचता है। एक लड़का जब पर्सनल अपने थॉट पर आता है तो हुँ, वो क्या क्या सोच सकता है। और हुँ, मेरा ये मानना था कि पर्सनल सोच पर किसी का नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं। तो जी, आप बेबाक होते हैं अपने साथ। जी। तो आपके लिए आपके चाहे वो टीचर हों, आपके सहपाठी हों, आपके पड़ोसी हों, आपका कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में आप बेबाक सोचने के लिए तो स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, कहने के लिए नहीं, सोच तो कहने सकते के ही लिए नहीं, हैं। सोच तो सकते ही हैं। तो जी, एक बिल्कुल। लड़के की अच्छा पर्सनल डायरी से मेरा तात्पर्य ये था कि पर्सनल डायरी भी वैसे लोग एक दूसरे की पढ़ते नहीं हैं और ये माना हुँ, जाता है कि एक पर्सनल डायरी है, इसको बिना परमिशन के पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा ये भी मानना था कि अगर लिखा जाएगा तो वो पढ़ा जाएगा। ये बात भी सही है। कभी न अगर कभी आप तो कभी किसी न के कभी हाथ वो पड़ेगी। ज़रूर, हाँ, क्योंकि जो लिखा गया है हुँ, वो ज़रूर कभी न कभी सामने आएगा। तो वो जी, पर्सनल डायरी जो है वो पर्सनल नहीं रह करके वो सार्वजनिक हो जाती है अपने आप। बिल्कुल। और उस लड़के की पर्सनल डायरी भी सार्वजनिक हो जाती है जब वो एक हुँ, मकान में रहते हुए वहां भूल करके चला जाता ये तो मतलब सोने-चांदी से भी कीमती चीज़ होती है, जिसको गार्ड है। करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस लड़के ने उस डायरी के अंदर इतने पर्सनल भेद लिखे हुए होते हैं हुँ, और वो भेद जो है वो हुँ, मकान मालिक जो होते हैं उनकी डॉटर के पता हाथ लग जाती है वो डायरी। हुँ, क्योंकि उनका ये फ़ोन जाता है कि भई मैं तो अब वापस नहीं आ सकूँगा, मेरा कमरा खाली करके एक गठरी हुँ, बाँध करके मेरा सामान एक तरफ रख दें और आज से इस मकान को खाली समझें। तो हुँ, वो जब गठरी बाँधने के लिए वो उनकी डॉटर आती है तो उसको ये डायरी हाथ लग जाती है और वो डायरी पढ़ती है और डायरी पढ़ते समय उसकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, ये हुँ। उस उपन्यास का मूल अ, अर्थ है। और वो नहीं, नहीं, 2 ये फ़ॉन्ट में छपा है। उस उपन्यास की अच्छा, डायरी को अलग पढ़ा जा सकता है और उस डायरी के बारे में सोचने को अलग फ़ॉन्ट में पढ़ा जा सकता अरे वाह! हुँ, है। हुँ। वो पुस्तक 2 फ़ॉन्ट में है, मतलब उसका जो फ़ॉन्ट है वो दोनों अलग-अलग हैं। हाँ, एक मतलब फ़ॉन्ट एक में, ही जैसे हाँ, रिटन फॉर्म मतलब है ना हाँ, हाँ, तो उसके एक एक फ़ॉन्ट में आप केवल डायरी पढ़ते हैं और एक फ़ॉन्ट में डायरी पर सोच कर के क्या प्रतिक्रिया है, वो पढ़ा अच्छा जाता उस तरह से, अरे वाह! है। हाँ, क्या बात है। तो 2 अवश्य फ़ॉन्ट पढ़नी में डायरी। चाहिए। अवश्य पढ़नी होगी इसको। अब आपने इतनी उत्सुकता जगा दी है तो ज़रूर पढ़नी होगी इस पुस्तक को। नहीं, नहीं। और उस डायरी के अंदर उस मकान मालिक के खुद के बारे में भी लिखा होता है। जब हाँ, वो ये वो तो लिखता है सब कि ये मेरा मकान मालिक इतना कंजूस और इतना मतलब बेकार आदमी है कि वो हुँ, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इस तरीके हाँ, की बातें भी उसके माध्यम से वो सामने आ जाती वो तो उसके जो-जो अनुभव हुए होंगे उसने क्योंकि है। डायरी लिखता था हाँ, तो वो लिखे सब ही लिखता है। होंगे। वो लिखता हो है वो सकता पहला आतंकवादी है घर का, जो घर के अंदर इतना आतंक का माहौल बना के रखा है, जब वो बाहर जाते हैं तो घर के लोग राहत फील करते हैं। उसकी बच्ची फिर लाउड म्यूजिक बजा करके सुनती है। उसकी पत्नी बाहर बैठ करके कॉफी पीती है। ये सब बातें वो उसमें लिखता है और वो पढ़ती है अपने ही लोगों के बारे में।
तो कुछ जी, बहुत सारी बातें हैं उसमें ऐसी जो हाँ, इस हाँ, तरीके उसके से रिएक्शन शानदार। भी है उसके अनुसार, हाँ, हो फिर उनके सकता है रिएक्शन, उसकी खुद के बारे में उसने क्या लिखा है ये जानने की कोशिश, भी करती है, सही है, कि कहीं ना सही है। कहीं मेरे बारे में भी कुछ न कुछ लिखा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब सही चीजें है। उस उपन्यास का एक हिस्सा है। जी, 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 जी। तो आप ये तो हो गई उपन्यास की चर्चा। आप एक अच्छे जाने-माने कवि भी हैं, तो क्यों ना 1-2 कविताएँ हो जाएँ हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जरूर। और मेरा कविता के बारे में भी मेरा एक बात कहना है जी। कि कविता जब तक आप एक प्रयास पूर्वक कविता लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। हुँ, हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि जैसे आपको एक विषय दिया कि मुझे हुँ। नारी स्वतंत्रता पर लिखना है, और फिर जी। आप लिखें कोई कविता, वो हुँ, कविता इतनी जो है वो बेकार सी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो एक सायास प्रयास है लिखने का। बिल्कुल। जब आप में सहज कोई भाव आए, हुँ, एक आक्रोश व्यक्त हो, एक आक्रोश फूटे आप में, या कोई संवेदना आपके अंदर एक ऐसा प्रेशर बनाए कि हुँ, मुझे हुँ। इसको लिखना है, हाँ। तब ही रचना की जानी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, नहीं, वो बात तो सही है, जो अनायास कुछ परिस्थितिजन्य जो भाव उठते हैं या कभी-कभी हाँ। अचानक आपको किस विषय पे चाहे वो कहीं पढ़ी हो, उसके आधार पे जो भाव उठते हैं या कुछ हम्म। भी, तो वो ज़्यादा ओरिजिनल होती है, सही कहा। हाँ, मैं कई बार ऐसी पुस्तकें देखता हूँ जो पर्यावरण पर लिखी गई है और जो नारी शक्ति पर लिखी गई है, और वो किसी हुँ, विषय वस्तु को दे करके प्रयास पूर्वक लिखाई गई है। वो जी, पुस्तकें बहुत बोरिंग होती है और उसको पढ़ना बहुत जो है बेकार लगता है। जी, जी। लेकिन जिन्होंने अपने मन से, संवेदना से और ऐसी रचनाएं की है जिससे आप अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो रचना को मैं सार्थक रचना मानता हूँ। जी, जी। तो चलिए। एक रचना मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ अभी जी, वर्तमान संदर्भ को देखते हुए, जी, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में मेरे परिचय में बताया कि मैं जोधपुर से आता हूँ, जी, जी। और अभी-अभी जोधपुर के हालात को थोड़ा-सा जो है वो परिवर्तन आया अच्छा जी। सांप्रदायिकता को लेकर के, और आपने बहुत सारे समाचार सुने होंगे। जी, तो मैं एक रचना उसके आधार पर आपको सुनाना चाहता हूँ, जो जी, आप मैं कोई संदर्भ नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो सांप्रदायिकता को लेकर के जो खड़ी होती हैं, उस जी, संदर्भ की एक रचना है। जी, तो मैं उससे शुरू करता हूँ अपनी जी। बात, कि इतना वो पहचान गई, इतना वो पहचान गई, क्यों दंगों में जान गई, क्यों दंगों में जान गई, कि इसकी तो बस जान निकली थी, इसकी तो बस जान निकली थी, मजहब की तो शान गई, मजहब की तो शान गई, इतना वो पहचान गई, कि जंग छिड़ी दो आकाओं में, कि जंग छिड़ी दो आकाओं में, और जाने क्यों नादान गई, जाने जाने क्यों नादान गई, कि माना उनको भड़काया था, कि जी, माना उनको भड़काया था, कौमें कैसे मान गई, सही। कौमें कैसे मान गई। एक दृश्य और देखिए, कि मेरे उसके घर आंगन में, मेरे उसके घर आंगन में,
एक कनात तान गई, एक कनात तान गई। एक दृश्य और देखिए कि आहट भी सुनना मुश्किल था, कि आहट भी सुनना मुश्किल था, खबरें कानों कान गई, खबरें कानों कान गई, इतना वो पहचान गई कि सब रिश्ते होते बेमानी, सब रिश्ते होते बेमानी, सब रिश्तों को छान गई, सब रिश्तों को छान गई, कि यही सी एक जैसी वहशत फैली थी, एक जैसी वहशत फैली थी, सारे चेहरे जान गई, सारे चेहरे जान गई, और यही सियासत कहलाती है, यही सियासत कहलाती है, मजलिस आखिर मान गई, क्यों दंगों में जान गई, इतना वो पहचान गई। बहुत बड़ी सच्चाई आपने इसके माध्यम से उजागर की कि ज्यादातर दंगों के पीछे होता क्या है और हाँ, किस तरह से क्या कुछ होता है। ये सच्चाई है, पर ज्यादातर निर्दोष लोग ही इससे मतलब हाँ, प्रभावित इसमें होते हैं। और जो दंगे करने की साजिश रचने वाले लोग हमेशा बच जाते हैं, बच जाते हैं, बच और जाते हैं। साधारण लोग जो कि भड़क जाते हैं और सामने आते हैं, पिटते वो हैं। जी, वही वही मारे जाते हैं। क्या करें, हाँ, उनकी किस्मत बुरी है। क्या करें। जी, जी। अ, तो आप न केवल एक अच्छे लेखक हैं, साथ ही एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, और आपकी जो चिकित्सा पद्धति जो आप जिसको फॉलो करते हैं, वो है आपकी अल्टरनेटिव चिकित्सा, जिसमें रंग और ध्वनि से भी चिकित्सा की जाती है। तो वो कैसे होती है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें? हाँ, मेरी एक किताब आई है जिसका नाम है कलर थेरेपी, अच्छा, और एक किताब आई है जिसका नाम है साउंड थेरेपी। ओके। जी। तो एक ध्वनि चिकित्सा है, एक रंग चिकित्सा है। तो आपने बहुत सहज भाव से पूछा है कि, तो मैं बहुत सहज भाव से एक साधारण सी बात करते हुए, जिसमें कि बहुत ज्यादा बोझिल न करे और एक साधारण रूप से बात समझ आ जाए, हाँ, एक कि सामान्य व्यक्ति समझ सके। हाँ, हाँ एक जी। सामान्य व्यक्ति समझ सके। जी। तो मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास में एक डायबिटीज का पेशेंट आया है, अच्छा। और मैं उसे कलर थेरेपी सजेस्ट करना चाहता हम्म। हूं। तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं हम्म। उसे एक वाक्य ये कहूंगा कि आपके लिए सफेद, व्हाइट कलर हम्म। रेस्ट्रिक्टेड है, सफेद ओके। आपके लिए वर्जित है, और हम्म। पीला आपके लिए लाभदायी है। अच्छा। ये मैं हम्म। एक सेंटेंस में उसको बात करूंगा। हम्म। अब मैं इसको इसको क्यों कहूंगा, इसको मैं कोट जी। करूंगा। व्हाइट कलर बॉडी के लिए काम एंड क्वाइट कलर है। हम सब जानते हैं कि जो जो कि एक शांति प्रदान करने वाला रंग है, हम्म। जिसको देखने से मानसिक और सारे ऑर्गन, हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, वो लोग मंद क्रिया करने लगते हैं। अगर हम व्हाइट को लगातार देखें, अच्छा। आपकी सारी क्रियाएं मंद हो जाएगी। अच्छा। जैसे जो हम्म। ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट है, अगर हम्म। व्हाइट को देखेगा तो उसके हार्ट बीट को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेगी, और उसका उसका जो प्रेशर है वो डाउन आ जाएगा। अच्छा। अच्छा। व्हाइट
बेचैन व्यक्ति के लिए जो बहुत एंजाइटी है, जिसके अंदर एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सफेद रंग जो है वो बहुत लाभदायी है। जी जिसके एग्रेशन है, जिसमें जो जी एरोगेंट है, जिसमें झगड़ा है, जो हर बार लड़ता रहता है, उसके लिए व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है। और आप देखिए, हमने भी एकाग्र चित्त करने के लिए और बुद्धि के लिए एकाग्र चित्त होने के लिए सफेद बहुत जरूरी है, इसलिए हमने माँ सरस्वती को सफेद वस्त्र पहना करके आपके सामने रखा। बिल्कुल। इसलिए कि आप, अगर वो मूर्ति आप पे प्रभाव करेगी न करेगी ये अलग बात है, लेकिन उसके वस्त्र जो सफेद हैं वो आपको काम एंड क्वाइट करेंगे, आपको शांत चित्त करेंगे। इसलिए व्हाइट कलर आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स की क्रियाओं को मंद करने में मदद करता है। तो डायबिटीज के अंदर आपके क्या होता है कि आपका अग्नाशय मंद हो गया है। यस। जबकि उसको तो तेजी से काम करना चाहिए उस वक्त। अच्छा, हाँ जी। तो सफेद चीज आप जो भी खाएंगे वो अग्नाशय की क्रिया को और मंद करेगा, क्योंकि अग्नाशय का काम अग्नि तत्व बढ़ाना है। और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपका अग्नाशय वैसे ही आप में अग्नि तत्व की कमी है, और आप उसमें सफेद रंग आप उसमें अगर सप्लीमेंट के रूप में काम में लेते हैं तो वो अग्नाशय की होने वाली क्रियाओं को भी मंद कर देगा। ओह, इसीलिए कहते हैं मैदा नहीं खा, मैदे की चीजें मत खाओ, मैदा नहीं खाना है, आपको चीनी नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाना है, आप वो सारी चीजें जो रेस्ट्रिक्टेड है वो सब इत्तेफाक से सफेद निकली। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आपकी बॉडी का चूंकि अग्नि तत्व कम हो गया है, तो आपकी बॉडी को अग्नि तत्व चाहिए। तो पीला रंग अग्नि का परिचायक है, क्योंकि अग्नि का रंग ही पीला होता है, येलो, केसरिया रंग। तो केसरिया हमारे युद्ध का प्रतीक है, हम लोग उसको पहन करके एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। तो अगर आप देखिए, अब जैसे केसर है तो गर्म करता है, बेसन है वो गर्म करता है, हल्दी गर्म करती है, और ये सब के सब पीले रंग हैं। अगर ये सब आपके खाने में उपयोग आएंगे तो ये पेनक्रियास जो अग्नाशय है उसके हेल्पिंग एजेंट साबित। तो आप पीले पदार्थ की कोई भी चीज अगर खाएंगे तो वो आपके लिए उपयोगी होगी, और सफेद चीज आप खाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। तो एक लाइन में आप किसी को ये कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को कि सफेद आपके लिए नुकसानकारी है, पीला आपके लिए फायदेमंद है। आप पीले को खाइए और सफेद को छोड़िए, भूल जाइए। और ध्वनि चिकित्सा? हाँ, ध्वनि चिकित्सा में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वाइब्रेशन जो वाइब्रेटिंग है हमारे बॉडी के अंदर, वाइब्रेशन से तब हम जिंदा हैं। बिल्कुल। और ध्वनि वाइब्रेशन से ही निकल, जहाँ वाइब्रेशन है वहां ध्वनि है। और ध्वनि जिस यंत्र में, जिस उपकरण में होती है उसको हम यंत्र कहते हैं। आप देखिए, त्र के अंदर सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। जब आप त्र बोलेंगे तो सबसे ज्यादा कंपन है त्र में। और हमारे हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जहां जहां त्र बोला गया है वहां पर ध्वनि है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमारा शरीर एक यंत्र है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। तो आप देखिए, त्र आया है यंत्र जी। पहले हमारा शरीर एक यंत्र है, इसमें बहुत सारे तंत्र हैं। तंत्र मीन सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, भोजन तंत्र है, ये सारे तंत्र हैं। जी 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 जी। बॉडी एक यंत्र है, इसमें बहुत सारे तंत्र हैं, और तंत्र का ट्रीटमेंट मंत्र है। मंत्र मीन्स ध्वनि। जी जी जी। और सिस्टेमेटिक ध्वनि को हम मंत्र कहते हैं। बिल्कुल। मंत्र का अर्थ है सिस्टेमेटिक साउंड। अच्छा। अब वो कोई भी हो, चाहे क्या वो इंस्ट्रूमेंटल ही हो,
लेकिन एक साउंड अगर आपके पास में बजती है तो आपकी बॉडी रिदमिक हो जाती है, नॉन रिदमिक बॉडी बीमार। तो आप रिदम में बॉडी को डालने का काम ध्वनि करती है, और उसके सारा का सारा एक सिस्टम है कि आपको 21 मिनट कान में उस पर्टिकुलर ध्वनि को सुनाना है। अच्छा। और जैसे ओम हमारा बीज मंत्र है, हाँ। ये ओम की ध्वनि अंतरिक्ष में भी बज रही है। जी। और अंतरिक्ष के सारे पिंडों के गति के कारण वो ध्वनि है। जी। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक ध्वनि बज रही है, वो ये ओम की ध्वनि है। ओम हमारा बीज मंत्र है। यदि ये बजे, ये कान में सुना जाए, तो आपकी बॉडी का ये बीज मंत्र है, आपकी बॉडी रिदम में आ जाएगी। हाँ, ये मैंने सुना था कि ओम से काफी रोगों के इलाज होते, ओम ध्वनि को सुनने से। हाँ, या ओम ध्वनि इवन है बोलने से। जी, बिल्कुल। आप ओम का उच्चारण आपको ध्वनि के रिदमिक ध्वनि में करना पड़ेगा। आप ओम प्रकाश बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, जैसे वो बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको ओम का मंत्रोच्चारण मतलब मीन्स मंत्र की तरह उच्चारण करना पड़ेगा। जब ओम को रिदमिक बोलेंगे तब वो आपके शरीर पर उसका उपयुक्त प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रागे हैं जो आपके शरीर के एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए है, और खास तौर से महामृत्युंजय जो मंत्र है वो आपकी बॉडी को जीवंत करने के लिए। हाँ, जो मृत्यु पर उसको भी वापस ला सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है।